बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम प्रीवियस सेशन की कंटिन्यूशन में बात करेंगे और आज हमारा ऑब्जेक्टिव है टू कंप्लीट द डिस्कशन ऑफ दिस सेक्शन 3। सेक्शन 3 में है डेफिनेशंस। लास्ट क्लास में अगर हम रिकॉल करें देन वी हैव डिस्कस ऑलमोस्ट ऑल types of drugs which are mentioned under section 3, that includes adulterated drug, substandard drug, misbranded drug, spurious drug and counterfeit drug। इस हवाले से अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली शेयर। कोई क्वेश्चन या कोई चीज जो आप ऐड करना चाह रहे हो, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग। यस और नो दोनों बोलने का ऑप्शन होता है। नो सर, क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है। प्यूट्रिड के का मतलब पूछा था कल, प्यूट्रिड का मतलब पता चल गया? कल एडल्ट्रेटेड ड्रग पढ़ते हुए प्यूट्रिड का मतलब पूछा गया था क्लास में। आई डोंट नो हु हैव आस्क्ड दैट। क्या प्यूट्रिड का मतलब पता चल गया है? जी सर, मैंने पूछा था प्यूट्रिड का मीनिंग। ठीक है, मतलब इसका आंसर मिल गया है। यस सर, मैंने गूगल कर लिया। ठीक है, ओके। अब हम इससे ज़रा आगे बढ़ाते हैं और टाइम टू टाइम मुझे आप लोग की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होगी। कोशिश कीजिएगा कि अटेंटिव रहें ताकि हम कम टाइम में बेहतर चीज़ें कवर कर सकें। ज़्यादा कवर करने का कोई मसला नहीं है, पेज में बढ़ाता रहूँगा। हमें क्वालिटी एस्पेक्ट्स कवर करने हैं, हमें क्वालिटी रीडिंग लेनी है। अच्छा, डेफिनेशन को अगर हम देखें तो पहली डेफिनेशन आ रही है एडल्ट्रेटेड ड्रग। एडल्ट्रेटेड ड्रग को हम कवर कर चुके हैं। समराइज अगर करेंगे तो 5 डेफिनेशन है एडल्ट्रेटेड ड्रग की, जिसमें से एक सब्सटेंस के बारे में है, एनवायरनमेंट के हवाले से, कंटेनर के हवाले से, इंग्रेडिएंट्स की प्रेजेंस या एब्सेंस के हवाले से है। आखिरी दो जो डेफिनेशंस हैं। अच्छा, एक चीज़ ज़रा मुझे बताइएगा कि अगर एक ग्लास वाइल है, वाइल, उसके लेबल पे मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, मतलब वर्ड्स पढ़े नहीं जा रहे, एटलीस्ट डोज नहीं पढ़ी जा रही, तो आप उसे ड्रग कहेंगे या इन 5 ड्रग्स की किसी टाइप में शामिल करेंगे? मतलब अंदाजा नहीं हो रहा कि 500 लिखा हुआ है, 600 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 500 पढ़ा नहीं जा रहा, तो इसको किसी ड्रग की टाइप में आप शामिल कर सकते हैं? एक ग्लास वाइल, इस पर लेबल है सर, मिस ब्रांडेड में करेंगे। मिस ब्रांडेड में क्यों करेंगे सर? उसकी लेबलिंग प्रॉपर नहीं है ना। लेबल प्रॉपर नहीं है? लेबल प्रॉपर कैसे नहीं है सही? क्योंकि उसके अंदर डोज उसकी क्लियर नहीं हो रही। ये कहाँ लिखा हुआ है कि डोज क्लियर होनी चाहिए? सर, डोज क्लियर होनी चाहिए। हाँ, ये कहाँ लिखा हुआ है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक जितने क्वेश्चंस मैंने किए और जो आप लोगों ने जवाब दिए बिल्कुल ठीक है। मतलब लॉ हम पढ़ते हैं ना, तो वी मस्ट हैव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, लिखा हुआ कहाँ है। अभी जो आप लोग बात करें मिस ब्रांडेड है, तो मिस ब्रांडेड में पूछूंगा कि ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड मैनर में लेबलिंग नहीं होगी, कहाँ लिखा हुआ है, तो आप लोग फौरन मुझे जवाब दोगे कि ये सब क्लॉज 1, मतलब मिस ब्रांडेड का जो है सब क्लॉज 1 में सर, लिखा हुआ है। ये जो है हमारे पास सब क्लॉज 3 के अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर कि उसके अंदर उसकी डोजेज वगैरह मेंशन नहीं सही होनी चाहिए। ठीक है, और उसके ऊपर लेबलिंग वगैरह अगेंस्ट द ठीक सेफ डोजेज एंड द ड्यूरेशन ऑफ है, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सही है। अच्छा, एक और सवाल। उसी ग्लास वाइल में एक क्रैक आ गया है, किसी किस्म का क्रैक है जो विजिबल है। वाइल में क्रैक है, तो क्या आप इसे मिसब्रांडेड या एडल्ट्रेटेड या सब स्टैंडर्ड या स्पूरियस ड्रग कह सकते हैं? मार्केट में, मतलब इनफैक्ट ये मैन्युफैक्चरिंग एरिया में रिजेक्ट नहीं किए, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कोई क्रैक आ गया, अब आप इसे क्या बोलेंगे? एडल्ट्रेटेड बोलेंगे, मिसब्रांडेड बोलेंगे, या कुछ भी नहीं बोलेंगे? क्रैक है ग्लास कंटेनर में, और मैं इस वक्त ग्लास कंटेनर को स्पेसिफाई कर रहा हूँ वाइल। सर, हम अडल्ट्रेटेड कह सकते हैं उसे।
एडल्ट्रेटेड कह सकते हैं। एडल्ट्रेटेड कैसे कहेंगे, क्योंकि एडल्ट्रेटेड में जिस डेफिनेशन को आप रेफर कर रही हैं वो डेफिनेशन है जो मैंने भी हाईलाइट की है, और इसमें ये बात कर रहा है कि कंटेनर ऑफ विच रिलीजेस एनी पॉइजनस और डेलेटेरियस सब्सटेंस। कंटेनर रिलीज कर रहा होगा, क्रैक आने की वजह से कंटेनर कुछ रिलीज कर रहा होगा, कंटेनर तो कुछ भी रिलीज नहीं कर रहा होगा। क्रैक अगर इंटरनल साइड से आया है तो कुछ ग्लास पार्टिकल उसके अंदर जरूर जा सकते हैं। सर शायद सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड को तो हम कहते हैं कि वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस है। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस है। स्पेसिफिकेशंस में तो नहीं आएगा, स्पेसिफिकेशन को कल भी देखा था, आज भी अभी आप नीचे जाके देख सकते हैं, वहां पर स्पेसिफिकेशन फार्माकोपियास को रेफर किया हुआ है। तो क्रैक को हम ये कहेंगे, देखें क्रैक आ जाए तो पहली तो ये कि आप इसको हटा दें, लेकिन इस किसी वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से क्रैक वाला वाइल या एम्प्यूल रैक में चला गया है, एग्जिबिटेड फॉर सेल है, कस्टमर के पास जा सकता है। अब क्रैक है तो उस क्रैक की वजह से मिस ब्रांडेड हो नहीं सकते, क्योंकि लेबल का इशू नहीं है, सब स्टैंडर्ड नहीं होगा, स्पेसिफिकेशन का मसला नहीं है, स्पूरियस नहीं कहलाई जा सकती, मैन्युफैक्चरर, बाकी सब चीजें क्लियर हैं। बाकी बचती है एडल्ट्रेटेड, या क्या एडल्ट्रेटेड ही बचती है, ठीक है। तो इसमें फिर ये देखा जाएगा कि क्या क्रैक आने की वजह से इंटरनल क्रैक है, और इंटरनल क्रैक आने की वजह से ग्लास पार्टिकल अंदर चले गए, ग्लास पार्टिकल है अपसाइड डाउन करके आप देखेंगे, अगर ग्लास पार्टिकल इनसाइड है तो आप एडल्ट्रेटेड ड्रग के इस पर चार्ज लगा देंगे। अगर ग्लास पार्टिकल अंदर नहीं है तो इसमें इस वक्त तक जो हमने पढ़ा है इसकी बेसिस पर ये बताना कि इसमें से किस टाइप का आप चार्ज लगाएंगे वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन सेफ क्लोजली या जो क्लोज जो रिलेशन बन रहा है वो एडल्ट्रेटेड ड्रग का बन रहा है, ठीक। ये दो एग्जांपल्स देने का सिर्फ ये मकसद है कि आप डेफिनेशंस को सिर्फ डेफिनेशन की हद तक नहीं पढ़ें, इन चीजों को अप्लाई करें, टाइम के साथ साथ और सिनेरियोस हमारे पास आएंगे तो हम इन्हें पढ़ते रहेंगे। ओके, that was about the adulterated drug which we have already discussed. Apted board, Apted board भी मेरा ख्याल है शायद किसी न किसी रिकॉर्डेड वीडियो में मैं इसको बयान कर चुका हूँ, रिपीट हम कर देते हैं। Apted board की जो डेफिनेशन है यहाँ पर सिर्फ इन्होंने लिखा है कि वो बोर्ड जो सेक्शन 9 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, और सेक्शन 9 अगर हम देखेंगे तो सेक्शन 9 चलें अभी देख लेते हैं, सेक्शन 9 में है लिखा हुआ क्या है। दिस इज सेक्शन 9। सेक्शन 9 में क्या लिखा हुआ है, एक बोर्ड की बात की गई है जिसका नाम है एप्टेड बोर्ड, जो फेडरल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए ऊपर डेफिनेशन को अगर आप जरा गौर से देखेंगे ना दोबारा, तो वहां पर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है जिसमें सेक्शन 9 को रेफर कर दिया। अब सेक्शन 9 में जो कुछ भी लिखा हुआ है उस बोर्ड की बात कर रहे हैं जो सेक्शन 9 में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगेन एक दफा फिर इंपॉर्टेंस आती है रेफरेंस की, पेज नंबर नहीं है, जैसे यहाँ तो पेज नंबर 8 लिखा हुआ है ना, लेकिन जब गजट प्रिंट हुआ होगा उसमें यकीनन पेज नंबर 9 या पेज नंबर 8 वगैरह पे नहीं होगा। एप्टेड बोर्ड की बात की, एप्टेड बोर्ड होता क्या है, अब इसको देख लेते हैं। एप्टेड बोर्ड, आप उस बोर्ड को कहते हैं कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड के सामने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, या लाइसेंस अथॉरिटी के पास सेल और ड्रग के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, और उन्होंने आपको लाइसेंस नहीं दिया, कोई भी रीजन है, रीजन रिकॉर्ड करके भी दे दिया कि इस रीजन की वजह से आपको मिल नहीं रहा, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड देयर डिसीजन, ग्रीवेंस है आपको, तो अपनी ग्रीवेंस को आप एड्रेस करेंगे इन फ्रंट ऑफ एप्टेड बोर्ड। एप्टेड बोर्ड इन शॉर्ट अपील सुनता है अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड, रजिस्ट्रेशन बोर्ड और द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद अगली डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बैज। बैज के हवाले से आपके जहन में क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी के दोनों आप कोर्सेज पढ़ चुके हैं 1 और 2, वहां पर बैच का तस्करा जरूर हुआ होगा। आप लोग की अंडरस्टैंडिंग क्या है बैच के हवाले से, बैच किसे कहते हैं? सर, एक प्रोडक्शन साइकिल में जितने भी क्वांटिटी एक पर्टिकुलर ड्रग की प्रोड्यूस होती है उसको बैच कहेंगे। ठीक है, इसको हम इस तरीके से कह रहे हैं सर कि बैच मैन्युफैक्चरिंग। जी 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 सर, हमने बैच मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो है ना क्वांटिटी जो होती है, ग्रुप ऑफ क्वांटिटी में जो ड्रग्स बन रही होती है उसको हम बैच मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसको हम ऐसा कह लें कि बैच का मतलब ये है कि आप कोई सर्टेन अमाउंट है उसमें तमाम पार्टिकल्स को सेम ट्रीटमेंट मिल रही है।
अगर मिक्सिंग आधे घंटे की हो रही है तो उस बैच में उस अमाउंट में मौजूद हर पार्टिकल की आधे घंटे तक ही मिक्सिंग हो रही होगी। अगर हीटिंग 1 घंटे की हो रही है तो 1 घंटे तक ही हीटिंग हो रही है। मतलब इन शॉर्ट बैच का मतलब ये है कि जिसमें तमाम पार्टिकल्स, अब मैं स्पेसिफिकली ये उसी बैच की बात करूँ जो फार्मास्यूटिकल्स में हम टर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हर पार्टिकल को सेम ट्रीटमेंट मिले तो फिर आप उसे बैच कहते हैं। वर्डिंग्स अगर आप देख लें तो वर्डिंग ये कह रहे हैं क्वांटिटी ऑफ एनी ड्रग, बात यहीं से शुरू हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैच को जब भी आप बोलोगे तो आप उसे क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप वाइल्स एम्प्यूल्स की बात करें, सब काउंट कर सकते हैं, आप कहेंगे कि भाई ये 1000 वाइल्स का बैच था। या जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, मतलब ग्रेन्यूल्स हैं, यू कांट काउंट द ग्रेन्यूल्स, आप उसका वेट कर सकते हैं। तो फिर आप ये बताएंगे कि इसका 100 kg का बैच था, ठीक, बैच था प्रोड्यूस्ड, और फिर मजीद लॉक कर दिया प्रोड्यूस की बात हो गई है ड्यूरिंग अ गिवन साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चर। अब हमें प्रोड्यूस को देखना पड़ेगा, चलें प्रोडक्शन की बात हो गई, और हमें देखना पड़ेगा मैन्युफैक्चर। जब तक मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन नहीं आएगी, मैन्युफैक्चर जब तक हमें क्लियर नहीं होगा हम बैच की डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं कर सकते। इस वक्त हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि बैच हम उस क्वांटिटी को कह रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल के दौरान में हर पार्टिकल को सेम ट्रीटमेंट मिली है, आप इसे बैच कह रहे हैं उस क्वांटिटी को। अगर आप मुख्तलिफ सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं देन दे विल नॉट बी टर्म्ड एज द सेम बैच। इसके बाद बैच नंबर है। बैच नंबर मेरा ख्याल है, मेरा अपना अंदाजा है कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बैच, इसी को आप नंबर दे दें आइडेंटिफिकेशन के लिए। इन्होंने लिखा हुआ है कि डेजिग्नेशन, अच्छा, डेजिग्नेशन printed on the label of a drug that identifies the batch and permits the production history etc. ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने बैच नंबर लिख दिया ना, मार्केट में कोई प्रोडक्ट देखी जाती है, थोड़ा मशकूक सा कोई प्रोडक्ट आता है, ब्लिस्टर है, तो ये देखा जाएगा कि इसके मतलब सिर्फ ये एक टैबलेट या एक ब्लिस्टर या एक पैक तो नहीं होगा ना, इसके साथ पूरा बैच बना होगा। तो वो पूरा बैच कहाँ कहाँ मौजूद है, किस जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ना कोई बैच नंबर मौजूद होगा। रिसेंटली अगर आप लोग देखें कुछ एग्जांपल्स आप लोग के सामने होंगी, सर्टेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, आमतौर पर बैचेस को रिकॉल करती रहती हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस। अभी हम बाकायदा नाम लेके बात नहीं कर रहे। आप लोगों ने अगर रिकॉल करें तो फरवरी में भी कुछ एडवर्टाइजमेंट आई थी कि बैच रिकॉल कर रहे हैं। इसी तरीके से लास्ट ईयर अगस्त में भी रिकॉल के प्रोडक्ट्स आए थे। तो रिकॉल जो किया जाता है, रिकॉल अगर बैच नंबर मौजूद नहीं होगा तो फिर आप किस तरीके से रिकॉल करेंगे, वो रिकॉल करना मुश्किल होगा। आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी है बैच नंबर। बैच नंबर के बाद फिर हम सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड की बात कर रहे हैं। अगेन जिस तरीके से एप्टेड बोर्ड को हमने डिस्कस किया था, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 9, इसी तरीके से यहाँ पर भी इसका रेफरेंस दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 5। अब आप लोगों को पता है कि सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड क्या होता है। सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड ग्रांट्स द लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग। मुझे पैरासीटामोल बनानी है, पैरासीटामोल का मुझे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस चाहिए, मैं बनाना चाह रहा हूँ, अभी बेचना नहीं चाह रहा, मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे लाइसेंस चाहिए होगा पाकिस्तान में। लाइसेंस के लिए मैं अप्लाई किसे करूंगा? लाइसेंस के लिए मैं अप्लाई करूंगा सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को। सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को क्यों? क्योंकि सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड को फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो इन एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी करें और जरूरत महसूस और अगर मुनासिब समझें तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इशू कर दें। देन कम्स द काउंटरफीट ड्रग। काउंटरफीट ड्रग कवर कर चुके हैं। ड्रग की डेफिनेशन कवर हो गई है। ड्रग की डेफिनेशन के बाद अब एक डेफिनेशन आ रही है एक्सपायरी ड्रग। इसमें अब मैं आप लोगों का इनपुट चाहूंगा यहाँ पर। एक्सपायरी ड्रग को जरा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, काइंडली शेयर करने से। एक्सपायरी ड्रग के हवाले से क्या अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की? सर जी सर एक्सपायरी ड्रग तो वो होती है ना कि जो ड्रग के लेबल पे मेंशन होता है कि इस डेट को एक्सपायर हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग जब उसकी मतलब ड्रग बिल्कुल उसकी एफिकेसी और जो भी उसकी पोटेंसी है वो उस वक्त उसके बाद काम ना करे एक्सपायर्ड के बाद, मतलब उस डेट की, तो उसे एक्सपायर्ड कहेंगे हम। ठीक है, मतलब उसकी शेल्फ लाइफ। ठीक है, जो आपने कहा है ना, इसी को मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपने स्टार्ट की, इसी को मजीद इम्प्रूव कर लें। गलत नहीं है, गलत नहीं कह रही हैं आप, बस मैं इसको थोड़ा और रिफाइन करना चाह रहा हूँ, फिर हम इन वर्डिंग्स को देख लेंगे। और कोई ऐड करेगा? सर उसकी शेल्फ लाइफ से रिगार्डिंग होती है उसकी एक्सपायरी। अच्छा चले, अभी हम ये कहते थे कि शेल्फ लाइफ ही
जब जहां पर शेल्फ लाइफ उसकी खत्म हो रही होती है वही उसकी एक्सपायरी डेट होती है। शेल्फ लाइफ ड्यूरेशन है और एक्सपायरी डेट एक पर्टिकुलर डेट है, ठीक, इन दोनों में फर्क है। तो एक्सपायरी डेट एक पर्टिकुलर डेट है जिस डेट के बाद हम आमतौर पर उसे यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? मतलब इट इज नॉट क्योंकि उसकी पोटेंसी खराब हो जाती है और उसके अंदर वो उसकी मे बी उसकी सेफ्टी खत्म हो जाएगी और क्या पता वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर दे या फिर वो हार्मफुल हो सके हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, देखिए एक बात हम ज़हन में रखते हैं बिल्कुल क्लियर, वो ये है कि एक्सपायरी डेट के बाद इमीडिएटली, फॉर एग्जांपल किसी ड्रग की एक्सपायरी है जुलाई 29 2020 या अगस्त 15 2020, तो ऐसा नहीं होगा कि अगस्त 16 2020 को वो ड्रग पॉइजन में कन्वर्ट हो जाए, नो। अब अगर हम वर्डिंग्स को गौर से देखें तो वर्डिंग ये है कि एक्सपायरी डेट वो डेट है जिसके बाद ड्रग इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिटेन इट्स क्लेम्ड एफिकेसी, सेफ्टी, क्वालिटी और पोटेंसी, ठीक। अब इसमें वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लेम्ड, इस पर आप फोकस कीजिएगा। जो चीजें आप लोग कह रहे हैं शेल्फ लाइफ, आप सही कह रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि इसके बाद इसको यूज करना मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं है? अब सवाल ये आ रहा है। एक बात तय है कि इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी डेट ये पॉइजन नहीं हो जाता, नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते? वो इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि अब इस डेट के पास, इस डेट तक पहुंचते पहुंचते पेशेंट को पूरा इफेक्ट नहीं मिलेगा, पूरी डोज नहीं मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर 500 मिलीग्राम लिखा हुआ है ना, तो शेल्फ लाइफ का ये मतलब होता है कि शेल्फ लाइफ में ड्रग अपनी पोटेंसी 10% तक, नॉट नेसेसरीली कि 10% लूज करे, 10% तक अपनी एफिकेसी लूज कर सकती है। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग डेट से दूर ड्रग को इस्तेमाल करेंगे, एक्सपायरी डेट के करीब जाते जाएंगे, तो वैसे वैसे 500 मिलीग्राम के बजाय हो सकता है आपका 475 मिलीग्राम ड्रग मिले। मतलब ये मैं ड्रग की बात कर रहा हूँ जो एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचे, मतलब एब्जॉर्ब हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रही है। बाकी फर्स्ट पास इफेक्ट और दूसरे जो बैरियर्स अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। बस यूँ समझे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट से जैसे जैसे आप गुजरते जाएंगे, क्योंकि एक नेचुरल डीके प्रोसेस भी तो हो रहा है ना ड्रग का, तो उसकी वजह से उसकी एफिकेसी कम होती जा रही है। और एक्सपायरी डेट वो डेट है जिस पर कैलकुलेशंस के लिहाज से इस ड्रग की 10% एफिकेसी रिड्यूस हो सकती है, हो जाएगी ये नहीं कह रहे, हो सकती है। और क्लेम यहाँ पर ये है कि अगर 500 मिलीग्राम लिखा था तो 500 मिलीग्राम एक्सपायरी डेट के अंदर अंदर तो चांसेस है कि 500 मिलीग्राम या विद इन सेफ रेंज आपको ड्रग मिल जाएगी। एक्सपायरी डेट के बाद मैन्युफैक्चरर का क्लेम वैलिड नहीं है, इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये कहाँ लिखा हुआ है? वो इसी के बाद आप देखें कि और आफ्टर विच इट इज नॉट परमिसिबल टू सेल द ड्रग, ठीक। अच्छा, पेशेंट के घर में एक्सपायर्ड ड्रग रखी हुई है, उसने गलती से इस्तेमाल कर ली, वो उसकी गलती है, ठीक। लेकिन अगर एक्सपायर्ड ड्रग मेडिकल स्टोर, रिटेल ड्रग स्टोर पर मौजूद है और क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की निगरानी में सेल की जा रही है आफ्टर एक्सपायरी, तो वो परमिसिबल नहीं है। और जब आप परमिसिबल नहीं है कोई चीज जिसे आप सेल नहीं कर सकते, तो आप पर चार्जेस लगेंगे। अंडर सेक्शन 23 भी देख लीजिएगा और उसी पेनल्टी अंडर 27 भी आपको मिल जाएगी। एक्सपायरी डेट के बाद इट इज नॉट परमिसिबल टू सेल द ड्रग। Why it's not permissible to sell the drug? Because after this date, drug is not expected to retain its claimed efficacy. Why? क्योंकि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो डीके प्रोसेस है, ड्रग अपनी एफिकेसी लूज करना शुरू करती है, डिकम्पोज होना शुरू होती है। ड्रग की जो डोज जो लेबल डोज है वो पूरी नहीं मिलेगी। एक बात ख्याल रखिएगा, जो क्लियर रखें, एक्सपायरी डेट के बाद कोई भी चीज पॉइजन में कन्वर्ट नहीं होती। अगर कोई चीज पॉइजन में कन्वर्ट होगी तो उसे कभी भी मार्केट में सेल करने के लिए शेल्फ पे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ह्यूमन एरर, एक्सीडेंटल यूज हमें पता होता है कि यूज कर सकते हैं। इस वजह से भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, प्रैक्टिस शेयर कर रहा हूँ, प्रैक्टिस ये होती है कि एक्सपायरी, इतना रिस्क कोई लेता ही नहीं है कि नियर एक्सपायरी ड्रग शेल्फ पर मौजूद हो, क्योंकि अगर कोई ऐसी ड्रग पकड़ी गई, नोटिस में आई, तो रिटेल ड्रग स्टोर वाला तो
आता है, परेशानी में आता है, साथ साथ मैन्युफैक्चरर भी आता है। तो मैन्युफैक्चरर्स अपने नाम को बचाने के लिए कोशिश ये कर रहे होते हैं, जो लोग कर सकते हैं, कि विद इन 6 मंथ, फॉर एग्जाम्पल अगर सितंबर 2020 में ड्रग एक्सपायर हो रही है, तो समवेयर इन मार्च और अप्रैल मार्केट से वो स्टॉक उठा लिया जाएगा जितना भी बचा हुआ है, ताकि वो खदशा ना रहे कि ये नियर टू एक्सपायरी या एक्सपायर्ड ड्रग इस्तेमाल हो। ठीक है, यहाँ पर एक्सपायरी डेट है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन या कोई कमेंट, कोई चीज जो आप ऐड करना चाह रहे हो रिगार्डिंग एक्सपायरी डेट? नो सर, नॉट ठीक, इट क्लियर। ओके। एक्सपर्ट के हवाले से अगर आप रिकॉल करें तो अंडर सेक्शन गालिबन 12 एक्सपर्ट कमेटी का तस्करा हो रहा था। ठीक है, जब एक्सपर्ट कमेटी का तस्करा हो रहा था तो एक्सपर्ट होगा कौन? एक्सपर्ट की डेफिनेशन, एक्सपर्ट मींस स्पेशलिस्ट। ठीक है, उसने किसी ना किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन की हुई होगी थ्रू यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन का क्या मतलब है? इसको आप लोग कोई एक्सप्लेन करेंगे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन का क्या मतलब है? सर लाइक ग्रेजुएट हो वो, ग्रेजुएट हो, मे बी एटलीस्ट। फार्मासिस्ट, हमारी बात हो रही है इसके अंदर, हाँ, इसको हम ऐसे जो करते हैं फार्मासिस्ट है। जी देखें, इसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन में दो चीजें जहन में आती हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन का क्या मतलब है कि उसने 3 साल पढ़ चुका है, फार्मडी का 5 साल का कोर्स था, लेकिन वो 3 साल पढ़ चुका है, तो क्या वो एक्सपर्ट कहलाएगा? ठीक है, एक ये नो सवाल सर, आता है। या ग्रेजुएट डिग्री, पर्सन, ठीक है, या डिग्री अ यहाँ पर कुछ, ग्रेजुएट पर्सन, ठीक है, यहाँ नॉट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट। हाँ, ग्रेजुएट का वर्ड लिखा हुआ नहीं है, ग्रेजुएट का वर्ड लिखा हुआ नहीं है। ठीक, तो जब ग्रेजुएट का वर्ड नहीं लिखा हुआ तो फिर हमें कहीं और से इसको देखना पड़ेगा। हम देखते हैं स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट की हमने जी बात सर। की, तो स्पेशलिस्ट जब तक आप पढ़ रहे हैं यू आर नॉट ए स्पेशलिस्ट, यू आर जस्ट ए स्टूडेंट है ना? अंडर ग्रेजुएट, या ठीक, जी तो सर। डिग्री, अब जो आपने कहा था ना कि ग्रेजुएट को कहते हैं, बात सही है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ग्रेजुएट का वर्ड नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हमें थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करना पड़ा। अंडरस्टैंडिंग हमारी ये है कि जिसने यूनिवर्सिटी लेवल पर एजुकेशन ली हो, डिग्री हो उसके पास एटलीस्ट, और रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस कितना होगा? जिस फील्ड के लिए एक्सपर्ट दरकार होगा उधर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिन्हें एक्सपर्ट चाहिएगा वो खुद डिफाइन करेंगे कि हमें कम से कम 10 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, 15 साल के एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। ठीक, जब पीएचडी में कर रहा था तो उस वक्त मेरे प्रोफेसर ने मुझे बताया था कि जब गाइडलाइंस बनती हैं, यूएसपी गाइडलाइंस, तो उधर जो कमेंट लिए जाते हैं, कमेंट लेने के लिए मतलब उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कमेंट लेने के लिए उन लोगों को इनवाइट किया था जिनका इंडस्ट्री में 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस। अब कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि किसी फील्ड में इतने एक्सपीरियंस वाले लोग मिलते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर हम बात करें पाकिस्तान में फार्माकोजेनेटिक्स के एक्सपीरियंस वाला कौन होगा? शायद कोई नहीं होगा, या अगर होगा तो 15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस वाला पाकिस्तान में शायद मिलेगा नहीं। ठीक, तो एक्सपर्ट का मतलब है यूनिवर्सिटी एजुकेशन, डिग्री उससे पास हो और रेलेवेंट फील्ड के एक्सपीरियंस हो। कितने एक्सपीरियंस यहाँ पर डिफाइन नहीं है, किस लेवल की डिग्री, बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी, ये भी डिफाइन नहीं है। तो ये डिफाइन कौन करेगा? ये जहां जहां पर ये कंप्लीट नहीं है तो एक्सपर्ट कमेटी कौन बनाएगा? एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वो डिसाइड करेंगे कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट आप किसे बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद एक्सपोर्ट मेरा ख्याल है हम किसी में कवर कर चुके हैं। जेनरिक नेम जरा आप लोग में से कोई कमेंट करेगा, जेनरिक नेम किसे कहते हैं? जेनरिक नेम क्या होता है? जेनरिक नेम आप किसे कहते हैं? हेलो जी बोले, मैंने माइक तो किसी का ही बंद नहीं किया हुआ। जी सर। सर मैं ये कहना चाह रही थी सर, जेनरिक नेम तो केमिकल नेम को कहते हैं ना, कि केमिकल नेम क्या है किसी भी ड्रग का। केमिकल नेम को अगर हम कहेंगे ना, देखें केमिकल नेम मिक्स हो जाएगा IUPAC नेम के साथ। कि अब जाहिर है जी जैसे सर। हम पैरासीटामोल की बात कर रहे हैं, एक बड़े कॉमन एग्जांपल, पैरासीटामोल सर लाइक ब्रांड नेम, ब्रांड नेम इज अ जिसके डिफरेंट थिंग। नाम, नहीं, ब्रांड नेम जी अलग है, सर, जिसमें ड्रग हम हमारे पास आ रही होती है सेल होकर, तो एडवर्टाइजमेंट जिसे कहते हैं वो ब्रांड नेम में आ जाती है। वो और तो ब्रांड नेम हो जेनरिक गया, इज ठीक है, लाइक, जी सर। ठीक है। जेनरिक और हम किसे कह रहे हैं? केमिकल नेम सर लाइक विदाउट एडवर्टाइजिंग, जस्ट उसकी जो केमिकल होता है, जैसे कि लाइक सर पैनाडोल है हमारे पास और उसमें जो पैरासीटामोल है,
ठीक है, नहीं देखें इसको आप ऐसे करें जैसे पैरासीटामोल है सर जी, ड्रग का ऑप्शन नहीं। किसी भी ड्रग का सर मुझे एक एक्टिव क्वेश्चन पूछना है आपसे। जी पूछे रहे पूछें। सर हमने आज तक जो पढ़ा है उसके उसमें ये था कि जो भी ड्रग होती है वो अप्रूव जो है वो एफडीए करती है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फेडरल गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है, तो ठीक है, इन दोनों चीजों का क्या लिंक है? ये अच्छा सवाल है, मैं इसको क्लियर कर दूं। एफडीए ड्रग अप्रूव करती है, ये हमने जिन किताबों में पढ़ा होगा वो किताबें लिखी गई हैं वो लिखी हैं अमेरिकन ऑथर्स ने या अमेरिकन एडिशंस होंगे। उस जिस बुक में आपने एफडीए के अप्रूवल के बारे में लिखा हुआ देखा होगा ना, वो जरूर होंगे। ठीक, अब जो ड्रग एफडीए ने अप्रूव की है, चूंकि एफडीए के स्टैंडर्ड्स काफी टफ हैं, जो ड्रग एफडीए ने अप्रूव कर दी मतलब सेफ्टी प्रोफाइल भी उन्होंने चेक की होगी, तो वो पूरी दुनिया में उसको ये कहा जाता है कि इनिशियल टेस्टिंग इन्होंने कर ली, अब आप अपनी लोकल कंडीशंस में टेस्ट कर लें। पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में अगर आपको सेल करनी है तो वहां की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा। बहुत सी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि आप यहाँ पर सेल नहीं कर सकेंगे ड्यू टू सम सोशल रीजंस, ड्यू टू सम इकोनॉमिकल रीजंस। ठीक, फॉर एग्जांपल जब ये अगर हमें बात करो ये हेपेटाइटिस के हवाले से सोफोस्पोविर की बात मैं कर लूँ। सोफोस्पोविर जब ड्रग आई थी उससे, ये तो अब टैबलेट आ गई ना, उससे पहले जब हेपेटाइटिस के हवाले से जो ट्रीटमेंट का कोर्स था वो अच्छा खासा महंगा था। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग इसमें चीज आई थी कि ओरल रूट पर आ गई थी, और ओरल रूट में जब टैबलेट आई थी बेतहाशा महंगी थी, पाकिस्तान में कोई बना नहीं पा रहा था, इतनी महंगी थी, क्योंकि अगर बनाएंगे तो खरीदेगा कौन, मतलब बैच बना के जाया करने वाली बात थी। तो इस वजह से फिर जरूरी नहीं कि हर बैच को यहाँ पर मतलब कोई बनाने के लिए तैयार भी हो। तो एफडीए अप्रूव या ड्रग को एफडीए अप्रूव करती है वो है उस जगह के लिए जहां पर यूएसए का कानून चलता है। पाकिस्तान में बाय लॉ यूएसए का कानून नहीं चलता, तो एफडीए अप्रूव ड्रग की वैलिडिटी जैसे ही अमेरिकन बॉर्डर क्रॉस होता है खत्म। एफडीए अप्रूव ड्रग आप यूरोप में भी सेल नहीं कर सकते अनलेस ईएमए यूरोपियन मेडिकल एजेंसी उसे अप्रूव ना कर दे। आप उसे जापान में सेल नहीं कर सकते अनलेस जापानीज अथॉरिटीज उसे अप्रूव ना कर दें। पाकिस्तान में सेल नहीं कर सकेंगे अनलेस पाकिस्तान की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो उसे अप्रूव ना कर दें। तो चूंकि हम पाकिस्तान का लॉ पढ़ रहे हैं यहाँ पर इसी किस्म की चीजें लिखी होंगी। इनफैक्ट आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, इंडियन गवर्नमेंट का भी, इंडिया का भी आपको इसी तरीके का ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से ड्रग एक्ट मिल जाएगा, बांग्लादेश का ही मिल जाएगा। इसको हम बात किस लिए करते हैं कि हम इन दोनों कंट्री से ज्यादातर कंपेयर कर रहे होते हैं। उधर भी यही बात लिखी होगी, वहां पर फेडरल गवर्नमेंट का तस्करा नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का तस्करा होगा, मतलब जो भी इनका गवर्नमेंट का सिस्टम है। तो एफडीए अप्रूव्ड एक समझ लें एक अगर हम इसी सिनेरियो में बात करें, जो सिनेरियो हम बात करें, एफडीए अप्रूव्ड विल बी वैलिड फॉर यूएस ओनली। ठीक, अच्छा दूसरा एक और तरीका है, एक और मैं आपको बताता हूँ। आपने पाकिस्तान में ड्रग बना ली, रजिस्टर्ड, सेल हो रही है, बहुत अच्छी। नाउ यू वांट टू एक्सपोर्ट इट टू यूएसए। अब आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भेजना चाह रहे हैं अमेरिका। नाउ यू हैव टू गेट योर ड्रग रजिस्टर्ड, अप्रूव्ड, ऑथेंटिकेटेड बाय द एफडीए, क्योंकि एफडीए के अप्रूवल के बगैर अमेरिका में कोई भी ड्रग सेल नहीं होगी। ठीक है, तो ये एफडीए और यहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट की बात आ रही है ये वाला तस्करा है। इसी तरीके से अगर आप और देखना चाहें तो CFR देखिएगा, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। अमेरिकन जिस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान है, इसी तरीके से अमेरिका का कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन है, उसमें है चैप्टर 21 CFR 21। CFR 21 में सारे एफडीए के रूल्स लिखे हुए हैं, ड्रग की रजिस्ट्रेशन, CGMP कंप्लायंस, मैन्युफैक्चरिंग, बेतहाशा चीजें उधर। ओपन उनकी वेबसाइट है, एफडीए की वेबसाइट है, वहां पर मिल जाएगा। बाद में जब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती तो मैं रेफर जरूर करूंगा, एक आध दफा मैं जरूर दिखा जरूर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। तो बहरहाल एफडीए के हवाले से यही मेरी सबमिशन थी। उससे पहले मेरा क्लियर हुआ है या इसे मजीद क्लेरिफिकेशन की जरूरत है? सर फॉर एग्जांपल हमने कोई ड्रग बनाई है पाकिस्तान के अंदर, कोई ठीक है, न्यू जेनरिक जो है वो हमने बिल्कुल ठीक बना है। ली है, तो अब उसे लॉन्च करने के लिए अगर हम सिर्फ पाकिस्तान है तो हम सिर्फ पाकिस्तानी गवर्नमेंट से उसे अप्रूव करवाएंगे? जी, अगर आप ये देखें ना कि उसके आप उसे लिए एफडीए की नीड नहीं होगी? नहीं, आप ये देखेंगे कि आप उसे सेल कहाँ करना चाह रहे हैं। ठीक है, बस सिंपल एक जुमले में ना इसको जहन में रखिएगा।
आप जहां पर जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन में सेल करना चाह रहे हैं, आप ये देखिएगा कि वहां पर रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है, उस रेगुलेटरी अथॉरिटी से आपको अप्रूवल लेना है। पाकिस्तान में सेल करनी है, पाकिस्तानी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल ले रहे हैं। अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं आप, ओके, वहां के जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वहां से अप्रूवल ले रहे हैं। सोमालिया भेजना चाह रहे हैं, पाकिस्तानी कंपनीज इन्हीं जगहों पे भेजती हैं। सोमालिया भेजना चाह रहे हैं, सोमालिया से अप्रूवल ले रहे हैं। कोरिया भेजना चाह रहे हैं, इटली भेजना चाह रहे हैं, जहां भेजना चाह रहे हैं आप वहां से अप्रूवल ले लें, आप वहां पर सेल कर सकते हैं। ओके ठीक, सर, अच्छा। थैंक यू सर। इससे पहले बात हो रही थी जेनेरिक की। जेनेरिक में जो केमिकल नेम की जो बात की है ना, बस उसमें थोड़ा सा मैं एक कमेंट करूंगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपके सामने, डिस्प्रीन। डिस्प्रीन क्या है? ब्रांड नेम है, बहुत क्लियर। एस्प्रिन जेनेरिक नेम है, और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज द केमिकल नेम। केमिकल नेम अलग है, समटाइम्स जेनेरिक नेम और केमिकल नेम समटाइम्स सेम होते हैं। डिक्लोफेनिक सोडियम ऑलमोस्ट सेम है। IUPAC नेम अलग हो जाएगा। तो जब भी हम केमिकल नेम की टर्म इस्तेमाल करेंगे ना, तो हम मिक्स कर सकते हैं, या रीडर या लिसनर मिक्स कर सकता है कि मे बी वी आर रेफरिंग टू द IUPAC नोमेनक्लेचर। तो जेनेरिक में ये कंफ्यूजन नहीं होगी। केमिकल को अगर आप इस्तेमाल करेंगे, केमिकल नेम इस्तेमाल करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है, जेनेरिक में कंफ्यूजन नहीं होगी। तो दो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। पेनाडोल, पैरासीटामोल इज द जेनेरिक नेम, और केमिकल नेम की तरफ अगर आप चलेंगे तो एसिटामिनोफेन वगैरह बन जाएगी। डिस्प्रिन की बात कर लें, एस्प्रिन जेनेरिक नेम है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका केमिकल नेम है। इसी तरीके से ऑल लिस्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, कैच क्या है। वर्ड गौर कीजिए कि जेनेरिक नाम आप कह किसे रहे हैं। जेनेरिक नाम आप कह रहे हैं नॉन प्रोप्राइटरी। नॉन प्रोप्राइटरी का मतलब ये है कि जो कि जनरली वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज, मतलब वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज नहीं। नॉन प्रोप्राइटरी का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसने नाम नहीं दिया हुआ, या तो ऐसा कोई साइंटिफिक नेम है या ऑफिशियल नेम है, ऐसा ऑफिशियल नेम है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है। और जहां जहां फेडरल गवर्नमेंट लिखा हुआ है, डेफिनेटली वी आर रेफरिंग टू द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जेनेरिक से आगे बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट एनालिस्ट की बात आती है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगेन यहाँ पर रेफर कर दिया है सेक्शन 16। इंपोर्ट की बात करते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगेन एक्सपोर्ट का ये अपोजिट होगा। इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो इंस्पेक्टर को भी बिल्कुल इसी तरीके से रेफर किया है जिस तरीके से गवर्नमेंट एनालिस्ट को रेफर किया था। वो सेक्शन 16 की बात हो रही थी, और इंस्पेक्टर में सेक्शन 17 की बात हो रही है। ठीक, अच्छा। चूंकि मीटिंग का टाइम इस वक्त ऑलमोस्ट एंड पर है, तो इस डिस्कशन को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, और नया लिंक थोड़ी देर में आपसे शेयर करते हैं। लेबल से हम डेफिनेशंस को डिस्कस करना शुरू करेंगे। लेबल और लेबलिंग, जब तक मेरा ख्याल है मुझे 2 से 3 मिनट तो लगेंगे नया लिंक शेयर करने में। तो लेबल और लेबलिंग की डेफिनेशन को काइंडली अभी आप लोग रीड कर लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू, ओके सर। थैंक यू।